आपसे डिस्कस करूंगा अलग अलग डिफरेंट वर्क कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कौन कौन से इन्वॉल्व है और उनकी यूनिट्स क्या क्या होगी, वन बाय वन हम समझेंगे। तो कई सारे अलग अलग वर्क्स में आपसे डिस्कस करने जाऊंगा। जब भी हम कोई एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक प्लॉट है, एक प्लॉट एरिया हमारे पास है और इस प्लॉट पर ये उसका इंटरनल डायमेंशन है यहाँ पर, और हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वहां पे खुदाई करनी पड़ेगी क्योंकि हमें फाउंडेशन डालना है। जो भी स्ट्रक्चर का लोड होगा वो लोड सॉइल पे ट्रांसफर करने के लिए हमें फाउंडेशन बनाना पड़ता है और उस फाउंडेशन बनाने के लिए पहले हमें खुदाई करनी पड़ेगी। ठीक, तो यहां पर ये जो आपको सामने आपके डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द प्लान ऑफ द एक्सकेवेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्लान ऑफ एक्सकेवेशन। ये जो आपको यहां से यहां तक दिख रहा है, दिस एंड दिस इज द इंटरनल डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। नाउ अगर मैं यहां से एक क्रॉस सेक्शन कट करता हूं, उस क्रॉस सेक्शन को मैं यहां पे बना रहा हूं, दिस इज द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल को हम बोलेंगे GL। यहां से कुछ हम गड्ढा करेंगे यहां पर, तो गड्ढा कुछ इतना अंदर किया गया, यहां पर एक ब्रिक्स की कुछ लेयर लगाई जाती है और ये तभी करते हैं जब मिट्टी कमजोर हो। उसके बाद अगला जो यहां पर वर्क किया जाएगा वो है सीमेंट कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन। आफ्टर दैट यहां पर अब ब्रिक वर्क स्टार्ट होगा, चिनाई कार्य स्टार्ट होगा, मैसनरी वर्क स्टार्ट होगा और इसको स्टेप्ड में भी बना सकते हैं। धीरे धीरे जो विड्थ है वो कम कर दी जाएगी। हम यहां पे ग्राउंड लेवल तक पहुंच गए। आफ्टर दिस, इसके बाद इसको थोड़ा सा जो मकान है उसको ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा उठाया जाएगा। अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, ड्रेनेज पर्पस मतलब बारिश का पानी अंदर ना आए, दूसरे अदर पर्पसेस भी हैं। तो यहां पर ये उठाने के बाद इसमें इतना, यहां पर इतने इतने लेवल पर एक डैम प्रूफिंग कोर्स किया जाएगा। आफ्टर दैट अगेन मैसनरी वर्क और ब्रिक वर्क इस पे स्टार्ट होगा। ये जो लेवल है इस लेवल को बोलते हैं प्लिंथ लेवल, और जितना मकान हमने ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाया होता है इसको हम बोलते हैं प्लिंथ। दिस इज नोन एज प्लिंथ। यहां पर ये जितना भी पूरा आपको वर्क दिख रहा है ये वर्क पूरा ब्रिक वर्क है, मैसनरी वर्क है, जिसको मैंने चेक से रिप्रेजेंट किया है, ये पूरा मैसनरी वर्क है। दिस इज ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। दिस इज DPC, डैम प्रूफिंग कोर्स, और इसका पर्पस होता है जो भी वाटर टेबल या जो भी अंदर नीचे सॉइल में मॉइस्चर है वो आपका परकोलेट होते होते अगर ऊपर आ गया, जैसे ब्रिक्स हैं, पोरस हैं, वॉइड्स हैं, तो अगर सपोज मान लीजिए ड्यू टू कैपिलरी एक्शन अगर पानी चढ़ के ऊपर आ जाए अगेंस्ट द ग्रेविटी और सुपर स्ट्रक्चर की दीवारों में आ जाए तो वहां पे पेंटिंग, अनहाइजीनिक कंडीशन, फिल्दी कंडीशन डेवलप होंगी। उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक ऐसा लेयर कंक्रीट का और आइदर मोटार का दिया जाता है जिससे वो पानी ऊपर ना आए, और उसको हम DPC वर्क बोलते हैं। ठीक, उसमें हम कुछ वाटर रिपेलिंग एलिमेंट्स या केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे सेमसिल या इम्परमो, उसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये जो इतना पूरा आपका यहां तक का ये भी ब्रिक वर्क है इसको हम बोलते हैं फुटिंग या फाउंडेशन।
ये जो इतना पूरा यहां पर वर्क है ये है सीमेंट कंक्रीट वर्क। और ये जो यहां पर वर्क आपको दिख रहा है, ये जो कुछ ईंटों की कुछ लेयर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सॉलिंग वर्क। आपका जो प्लिंथ से लेकर सीमेंट कंक्रीट तक, मतलब जो फुटिंग और प्लिंथ का कंबाइंड पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे सब स्ट्रक्चर। और जो प्लिंथ लेवल के ऊपर पूरा रहेगा इसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर अबव द प्लिंथ, बिलो द प्लिंथ इज सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, plinth and the footing. This is known as soiling work. This is known as cement concrete in foundation work. This is known as brick work in footing. This is known as masonry work, चिनाई कार्य, masonry work in plinth. Masonry work in footing and masonry work in plinth combinedly known as masonry work or brick work in substructure. This work is known as DPC work and this work is known as brick work in superstructure. नाउ प्लिंथ लेवल पे यहां पर जैसे मैंने आपको ये जो दिखाया, ये वाला क्रॉस सेक्शन है, तो ये हो गया दिस इज एक्स एक्स, और इसको हम बोल सकते हैं यहां पर सेक्शनल एलिवेशन। मतलब यहां से अगर हम ऐसे कोई वॉल, ये प्लान इसको से कट करेंगे तो हमें दिखने में पूरा कैसा व्यू दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, ये एलिवेशन हो गया। और क्रॉस सेक्शन का है जिसे हम सेक्शनल एलिवेशन बोलेंगे। इसमें यहां पर इधर का जो पोर्शन है, ये जो आपका इतना पोर्शन है, ये यहां पर आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है इस तरफ वाला, तो ऐसे यहां पर भी कुछ वॉल आएंगी, इधर भी कुछ वॉल आएंगी, यहां भी कुछ वॉल, ऐसे वॉल। बीच में जो पूरा एरिया ये वैकेंट होगा, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फिलअप करना पड़ेगा। तो जो यहां पर हम फिल करेंगे वो क्या करेंगे, सॉइल फिल कर देंगे, मिट्टी। जो हमने गड्ढा करा यहां से कुछ मिट्टी निकलेगी वो भर देंगे, या हम यहां पर बलास्ट फिल कर देंगे। बलास्ट मतलब मलबा। क्रश्ड ब्रिक्स भी हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, क्रश्ड स्टोन, मलबा, ये सब हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। और जब इसको हम फिलअप करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्लिंथ फिलिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लिंथ फिलिंग। नेक्स्ट, इसके बाद यहां पर इस पूरे पोर्शन के बीच में सीमेंट कंक्रीट वर्क और इसके ऊपर यहां पे टाइल्स लगेंगी। तो इसमें यहां पर ये टाइल्स आ जाएंगी, ऐसी टाइल्स यहां पर लगेंगी। ये जो है ये यहां पर टाइल्स हैं, और ये जो है इसे हम बोलेंगे फ्लोरिंग वर्क। ये हमारा पूरा जो है ये है सीमेंट कंक्रीट। तो ये सीमेंट कंक्रीट और टाइल्स दोनों से मिलकर कंबाइनली यहां पर होगा फ्लोरिंग। इस फ्लोरिंग के अंदर ये जो लेवल होगा, इस लेवल को हम बोलेंगे फ्लोर लेवल। तो यहां पर हमने 3 लेवल देखे, एक प्लिंथ लेवल, एक ग्राउंड लेवल और एक फ्लोर लेवल। फ्लोरिंग 2 चीज से मिलकर बनती है, पहले सीमेंट कंक्रीट वर्क होगा, देन प्लास्टरिंग होगी एंड आफ्टर दैट टाइल्स लगेगी। ठीक, ये जो यहां पर हमने मलबा भरा, इसको रेम करेंगे, ये पूरा आपका प्लिंथ फिलिंग कहलाएगा। अगर आपको ये पूरा पोर्शन दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज द विड्थ ऑफ द ट्रेंच और द फाउंडेशन, गड्ढे की चौड़ाई। और ये जो पूरा आपको यहां पे दिख रहा है, दिस इज द हाइट, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन और द ट्रेंच, गड्ढे की गहराई या गड्ढे का आपका फाउंडेशन का गहराई। ये जो पूरी बी है, ये बी आपको यहां पे देखने को मिल रही, दिस इज द बी। तो अब इस केस में यहां पर हम देखें तो हमने कौन कौन से अलग अलग वर्क देखे। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, सॉलिंग वर्क हो गया, जो आपका
ईंटों से किया जाता है, सूखी ईंटें लगाई जाती हैं। क्यों लगाते हैं वो आपको बाद में बताऊंगा। सॉइलिंग वर्क हर बार नहीं करते, ठीक। इफ एंड ओनली इफ सॉइल इज वीक, तभी सॉइलिंग वर्क किया जाता है। तो ये हमें यहां पर ध्यान रखना है। अगर सॉइल कमजोर है तभी हम सॉइलिंग वर्क करेंगे, अदरवाइज सॉइलिंग वर्क नहीं होगा। फिर अगला जो आ गया हमारा सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन, उसके बाद ब्रिक वर्क इन फुटिंग, ब्रिक वर्क इन प्लिंथ, कंबाइनली नोन एज ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे प्लिंथ लेवल आ गया। प्लिंथ लेवल पर हम डीपीसी करेंगे, डैम प्रूफिंग कोर्स, जो सीमेंट कंक्रीट या मोटार से होगा। उसके बाद यहाँ पर जो खाली जगह रहेगी इसमें बलास फिल करेंगे, उसे बोलेंगे प्लिंथ फिलिंग। अबाउट दैट यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर होगा, उसके ऊपर टाइल्स होगी, पूरा फ्लोर कहलाएगा, फ्लोरिंग वर्क कहलाएगा। और डीपीसी के ऊपर हमारा ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आएगा। इसमें यहाँ पर सबसे मेन, इन सब वर्क को स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हमें कौन सा वर्क करना पड़ेगा? हमारा प्राइमरी वर्क जो होगा, जो हमारा प्रिलिमिनरी वर्क होगा, वो होगा गड्ढा करना, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन। ये जो हमने गड्ढा करा यहाँ पर, बी चौड़ा और एच हाइट, इतना आपका यहाँ पे नीचे हमें गड्ढा करना पड़ेगा और इसको हम बोलेंगे अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। तो हम यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो वर्क अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस वर्क का नाम है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन से क्या क्वेश्चंस आते हैं, उन चीजों को मैं अब अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन और फिलिंग, इनकी कुछ बारीकियों के हम बारे में अब डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वही चीज मैं एग्जाम ओरिएंटेड, पूरा एग्जाम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। आई होप आपको पूरा ड्राइंग समझ में आ गई हो। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले गड्ढा करना पड़ेगा, जो हम गड्ढा करेंगे उसे हम बोलेंगे अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, मिट्टी का खुदाई कार्य। और हम यहाँ पर जब ये गड्ढा कर देंगे, गड्ढा करने के बाद वो जो सरप्लस अर्थ, जो मिट्टी निकली, जो एक्सकेवेटेड सॉइल मास, उसको हमने साइड में रख लिया। यहाँ पर सब वो सॉइलिंग वर्क करने की जरूरत पड़ी, आपको आगे बताऊंगा जरूरत कब पड़ेगी, वो पड़ी, वो हमने कर दिया। फाउंडेशन वर्क कर दिया, ब्रिक वर्क कर दिया। करने के बाद अभी जो यहाँ पे वेकेंट स्पेस बच गई है, इस वेकेंट स्पेस पर में भी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सॉइल फिल करना पड़ेगा। तो इस वेकेंट स्पेस में हम जब सॉइल फिल करेंगे तो उस वर्क को हम बोलते हैं अर्थ वर्क इन फिलिंग। इस वर्क को हम बोलेंगे अर्थवर्क इन फिलिंग, मतलब गड्ढा करने को बोलेंगे अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। और जब पूरा आपका सीमेंट कंक्रीट वर्क और ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन या फुटिंग हो जाएगा, तो बाकी जो जगह बचेगी इसमें मिट्टी भरनी पड़ेगी। जो मिट्टी भरेंगे उसे हम बोलेंगे अर्थवर्क इन फिलिंग। पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्या अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन और क्या अर्थवर्क इन फिलिंग दोनों को साथ में मेजर करते हैं? तो इसका आंसर है नो। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन और अर्थवर्क इन फिलिंग को साथ में मेजर नहीं करते। इन दोनों वर्क को हम सेपरेटली और इंडिविजुअली मेजर करते हैं, यानी अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन और अर्थवर्क इन फिलिंग सेपरेटली मेजर करते हैं। नेक्स्ट, अब आपके दिमाग में एक सवाल चालू हो गया, सर ऐसा क्यों? वो तो बताओ सर, रीजन क्या है? इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। आपका जब सपोज मान लीजिए कोई छोटा कार्य, कोई छोटा मकान बना रहे हैं, तो उसमें जो मिट्टी इकट्ठी हुई बहुत सारी है, आपको जो गड्ढा भरना है तो वो जरा सी मिट्टी उसमें लगने वाली है। तो आप वहीं से वो मिट्टी ले लो और उसको वहां डाल दो, और बाकी मिट्टी बची उसको आप फेंक दो, उसको आप थ्रो कर दो, उसको आप डिपोजिट कर दो, डिस्पोज कर दो कहीं पर भी। तो हमें अलग से मेजर करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्यों करें अलग से मेजर? हम खाली ऐसे केस में छोटे वर्क के अंदर खाली अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन ही लेंगे, हमें अर्थवर्क इन फिलिंग कंसीडर करना ही नहीं है। पर अगर सपोज मान लीजिए कोई एक मॉल है, सपोज जैसे मान लीजिए कोई भी एक बड़ा सा हम एक मॉल इसको मान लेते हैं, तो जब मॉल बनेगा तो सबसे पहले बेसमेंट बनेगा, उसका बेसमेंट बनेगा तो वहां पे तो लार्ज एरिया एक्सकेवेशन के अंदर जाएगा, लार्ज एरिया एक्सकेवेशन में जाएगा। और सपोज मान लीजिए वहां की मिट्टी खराब है, तो हमने जो गड्ढा करा सो ठीक है, और उस गड्ढे को भरने के लिए हमें थोड़ी सी अच्छी सॉइल मास भी डालनी पड़ेगी, मतलब वहां पर हमें थोड़ी और सरप्लस बाहर से बोरो भी करनी पड़ेगी और उसको वहां पे रखना पड़ेगा, उसको वहां पे फिलअप करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हर बार हमें अर्थवर्क इन फिलिंग कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती। हम अर्थवर्क इन फिलिंग सिर्फ ओनली इन केस ऑफ बिग प्रोजेक्ट ही कंसीडर करेंगे। अगर बड़े कोई प्रोजेक्ट हैं, लार्ज प्रोजेक्ट हैं, तो उसी के अंदर अर्थवर्क इन फिलिंग कंसीडर किया जाएगा। बट अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन तो हमेशा हमें मेजर करना ही करना है। इस कारण
सपोज मान लीजिए छोटा प्रोजेक्ट है तो खाली हमें एक्सकेवेशन लेना और फिलिंग लेने की जरूरत नहीं है, और अगर बड़ा है तो हमें दोनों लेना पड़ेगा, इसलिए दोनों को कभी भी साथ साथ में नहीं रखा जाता। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन अलग करते हैं और अर्थवर्क इन फिलिंग अलग करते हैं। छोटा प्रोजेक्ट है तो खाली अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन ही हेडिंग आएगी और गड्ढा कितना करना है उसका LBH मेजर कर लिया जाएगा, और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो पहली हेडिंग आएगी अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, उसका कैलकुलेशन कर लेंगे, और फिर दूसरी हेडिंग आएगी अर्थवर्क इन फिलिंग और उसका मेजरमेंट कर लेंगे, मतलब दोनों को सेपरेटली मेजर करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, सर ये क्लियर है कि अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन फिलिंग को सेपरेटली मेजर करते हैं, साथ में नहीं करते, और वो भी फिलिंग को बड़े प्रोजेक्ट में ही कंसीडर करना है, पर सर मेजर किस यूनिट में करना है? तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन हो या अर्थवर्क इन फिलिंग हो, इनका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, जिस यूनिट में हम इनको मेजर करेंगे वो होगा क्यूबिक मीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट करने की इकाई अलग होती है और भुगतान करने की इकाई अलग होती है, तो यहां पर जो इनका यूनिट ऑफ पेमेंट है वो अलग है। यूनिट ऑफ पेमेंट इनका है परसेंटेज क्यूबिक मीटर, और मैं बोल सकता हूं 100 क्यूबिक मीटर। सर मतलब समझ नहीं आया, मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है जब भी हमें गड्ढा करना है तो जब हम उसका मेजरमेंट करेंगे तो L कितना है, B कितना है गड्ढे का, और गड्ढे की गहराई कितनी रखनी वो निकाल लेंगे तो वो क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर हो जाएगा। पर जब हम उसका यूनिट ऑफ पेमेंट करने जाएंगे, हम भुगतान करने जाएंगे, कॉस्टिंग निकालने जाएंगे, तो उस दौरान सपोज मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, हमारा जो मेजरमेंट है, हमें जो गड्ढा करना है वो सपोज आया 200 क्यूबिक मीटर, तो जब पेमेंट की बात आएगी तो जो हम वहां पर उसका रेट लिखते हैं या SOR यानी शेड्यूल ऑफ रेट, जिसको CPWD पब्लिश करता है, जहां से हमें अलग अलग मटेरियल, लेबर और वर्क्स के रेट, यूनिट, सब चीज वहीं से मालूम चलती है, तो अगर वहां पे उसका रेट लिखा जाएगा, रेट मेंशन किया जाएगा SOR के अंदर, तो वो कुछ इस प्रकार से मेजर किया जाएगा। वो किया जाएगा, मैं एक डमी एग्जांपल दे रहा हूं, 5 रुपीस पर परसेंटेज क्यूबिक मीटर, मतलब 100 क्यूबिक मीटर मिट्टी का 5 रुपए रेट होगा खुदाई का। तो यानी कि टोटल आपकी जो कॉस्टिंग आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 200 क्यूबिक मीटर करना है और 100 क्यूबिक मीटर के 5 रुपए है, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 10 रुपीस पूरा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन हो जाएगा। यानी अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन और अगर फिलिंग की बात करूं, दोनों का जो मेजरमेंट का यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर और पेमेंट का जो यूनिट है वो है परसेंटेज क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट, अब हम हमारे अगले वर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने सबसे पहला हमारा वर्क जो समझा वो है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन एंड फिलिंग। पहला पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है, दोनों को हम क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर करते हैं, दोनों को एक साथ मेजर नहीं करते, अलग अलग करते हैं, और फिलिंग को तभी करते हैं जब प्रोजेक्ट बड़ा हो। नेक्स्ट, मेजरमेंट का जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है और जो पेमेंट की यूनिट है वो परसेंटेज क्यूबिक मीटर है। नेक्स्ट, अगला जो हमारा अब वर्क आता है वो है सॉल्विंग वर्क। अब सॉल्विंग वर्क क्या होता है सर, ये बताइए। आपने कई बार सुना होगा, आप जब जूते की दुकान पे जाते हैं, जूते जब आप पहनते हैं, आपने बोला होगा कि सपोज आपका अगर कोई दोस्त बोल रहा है कि मेरा जो जूता है उसका जो सोल है वो थोड़ा सा कमजोर है, या जूते का जो सोल है वो अच्छा नहीं, तो मेरे पैर दुख रहे हैं। कई बार आपने बोला होगा मेरे जो जूते हैं वो बड़े कंफर्टेबल है क्योंकि उसका जो सोल है वो काफी अच्छा है, इस जूते का सोल अच्छा है, जूते का सोल बेकार है, इस जूते में मुझे कंफर्ट हो रहा है, इस जूते में मुझे कंफर्ट नहीं है। मतलब आप कहीं ना कहीं एक सोल वर्ड जब कोई बोलता है तो आप इमेजिन करते हैं हाँ जूते में कोई पर्टिकुलर बेस और सोल का कुछ पर्पस आप समझते हैं कि जूते का जो सोल का पर्पस है वो है कि वो अच्छे से हमारे वजन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिससे हमारे पैर में दर्द नहीं हो रहा। मतलब सोल एक ऐसी कोई चीज होगी जो नीचे की तरफ दी जाती होगी और जो लोड को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आती है। एग्जैक्टली इसी तरह से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होता है। जब भी हम कभी फाउंडेशन बनाते हैं, हम सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन बनाने वाले होते हैं, उसके पहले सॉइल की टेस्टिंग होती है, और अगर उसके नीचे जो यहाँ पर सॉइल मौजूद है, अगर वो सॉइल बेड है, अगर वो सॉइल वीक है, कमजोर है, प्रॉपर उतना लोड बियर नहीं कर सकती, मिट्टी कमजोर है, तो सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन वर्क करने से पहले सूखी ईंटों का लेयर सबसे पहले बिछाया जाएगा और उसी वर्क को हम सॉलिंग वर्क का नाम देते हैं। यानी सॉलिंग वर्क इज द लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स विदाउट मोटार एंड विदाउट कंक्रीट। इसमें मोटार या कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ सूखी ईंट का लेयर लगाना है। एंड दिस इज प्रोवाइडेड
only and only if soil beneath the cement concrete foundation is bad or weak. Now, तो सर अभी हमें ये समझ में आया सॉलिंग वर्क क्या है सर, ये तो हमें क्लियर हो गया। मतलब सर यहाँ पे क्या करना है, ड्राई बिक्री ले लगानी। अब सर आप ये और बता दो कि इसको मेजर काहे में करना है। चलिए तो अब हम समझने चलते हैं इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। पहले मैं कुछ जनरल आपको उसमें टर्म्स बताने जाऊंगा, आप चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक और ये इतना, इसको आप ऊपर से साइड से हर जगह से व्यू करें। मैं इस गड्ढे का डायग्राम बनाने जा रहा हूं, यहां पर ट्रेंच का। अब इस गड्ढे के अंदर मैं कुछ डायमेंशंस ले लेता हूं। दिस इज द डेप्थ ऑफ द ट्रेंच, लेंथ ऑफ द ट्रेंच एंड विड्थ ऑफ द ट्रेंच। नाउ अब इसके अंदर हम यहां पर ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे में हमें क्या करना है, ईंटों का लेयर लगानी। आप ये समझने में ये मान के चलिएगा कि हम जब यहां पर उतना ही गड्ढा लिए हैं, पूरा एच नहीं लिए, हम उतना लिए जितने में हमें पूरे में ही ब्रिक्स लगानी, ऐसा मान के चलिए। समझने के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम अभी ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस पूरे में ही जमानी है हमें। अगर आपको पता हो जो एक ब्रिक इस प्रकार से होती है, उसका ये जो पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, लार्जर फेज इज नोन एज स्ट्रेचर, और जो ब्रिक्स का छोटा फेज होता है उसे हम बोलते हैं हेडर। तो जो ब्रिक है इस गड्ढे में वो कुछ यूं रखी जाएगी, ऐसे प्लेस करना है ब्रिक को। यानी अगर जब मैं ब्रिक को यहां पर अगर ड्रॉ करूं तो ब्रिक हमारी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ब्रिक हमें किस प्रकार से रखना है। जो एक ब्रिक है उसको मैं बाहर यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक, आप सभी लोग ध्यान से इस बात को समझिएगा। सॉलिंग वर्क क्या है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब सॉलिंग वर्क करते दौरान कैसे उसका मेजरमेंट करते हैं मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं। ब्रिक का जो डायमेंशन है उसको मैंने स्मॉल एल, स्मॉल बी और स्मॉल एच कंसीडर किया। नाउ जो यहां पर आपको दो फेस दिख रहे हैं, एक ये वाला आपको टॉप फेस दिख रहा है सॉलिंग वर्क के अंदर। ये जो टॉप फेस है इसको बोलते हैं टॉप सॉलिंग, और इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है फ्लैट सॉलिंग। वहीं पर जो ये दूसरा वाला वर्क है, दूसरा वाला जो फेस है, इस वाले फेस को हम बोलते हैं साइड और एज सॉलिंग। ये जो आपको ये वाला दिख रहा है इसको भी हम साइड और एज सॉलिंग ही बोलेंगे। मेनली हम कौन सा वाला कंसीडर करते हैं, तो मेनली हम ये वाला कंसीडर करते हैं, लार्जर वाला, बड़ा वाला। तो अभी हम इसको यहां से हटा देते हैं। मतलब ये हो गया आपका साइड और एज सॉलिंग, और वो वाला जो हो गया उसको हम बोलेंगे टॉप और फ्लैट सॉलिंग। खाली बस जो शेप, जो आकार, जो सरफेस दिख रहा है, जो फेस दिख रहा है, उसका नाम दिया गया है। अब यहां पर क्या होगा, जब हमें टॉप सॉलिंग के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन टॉप सॉलिंग, तो आप बताइए कैसे निकालेंगे। आपको कौन कौन सा एरिया लेना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप यहां पर गड्ढे का प्लान एरिया लेंगे, और अगर गड्ढे के प्लान एरिया में मैं ब्रिक के प्लान एरिया को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कितनी ईंटें हमें टॉप सॉलिंग में लगने वाली है। तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं, प्लान एरिया डिवाइड बाय प्लान एरिया। ये प्लान एरिया किसका है, ऑफ ट्रेंच, और ये प्लान एरिया किसका है, ऑफ ब्रिक। तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा यहाँ पर, L इंटू बी अपॉन स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। अगला,
अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स इन साइड सॉलिंग। साइड सॉलिंग में हमें कितनी ब्रिक्स लग रही हैं, तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो आपका एरिया है ये हो गया इसका साइड एरिया, तो हम यहां पे बोलेंगे साइड एरिया ऑफ ट्रेंच डिवाइडेड बाय साइड एरिया ऑफ ब्रिक, और ये वाला बन जाएगा आपका L इंटू एच डिवाइडेड बाय स्मॉल l इंटू स्मॉल h, तो कैपिटल L इंटू कैपिटल H अपॉन स्मॉल l इंटू स्मॉल h। यहां पर ऐसा कर क्यों रहे, अगर हम टॉप सॉलिंग में नंबर ऑफ ब्रिक निकाल लेंगे तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें क्या ये नहीं बताएगा कि एक लेयर में हमें कितनी ब्रिक लगने वाली है। ऑब्वियस सी बात है कि हमें यही चीज बताएगा। अगर आप टॉप से देखेंगे तो एक लेयर ही दिखेगी, सारी लेयर तो आपको नहीं दिख जाएगी, और एक लेयर में कितनी ब्रिक्स आ रही हैं वो हमें मिल जाएगा। क्यों कर रहे हैं वो बात की बात, उससे क्या मिलेगा वो बताया। अगला, अब अगर सपोज मान लीजिए यहां पर एक ऐसी आपकी ब्रिक है, फिर इसके बाद एक और ऐसे नीचे ब्रिक आ जाएगी, फिर एक ब्रिक और आएगी, फिर इस तरह से एक ब्रिक और आएगी, फिर एक ब्रिक और आ जाएगी। मतलब अगर मैं साइड और एज सॉलिंग को देखूंगा तो क्या मुझे यहां पे नंबर ऑफ लेयर की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, यानी साइड और एज सॉलिंग से मुझे नंबर ऑफ लेयर की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कैसे मिलेगी, जो पूरा आपके पास एज हाइट है, अगर मैं इस पूरी एज हाइट में स्मॉल एज का डिवाइड कर दूं, सपोज मान लीजिए गड्ढा है, इसकी गहराई है 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब हो गया, सपोज आप मान लीजिए ये 1 मीटर, तो 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर, और हमारे ब्रिक की जो गहराई है वो है 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 10 लेयर लगने वाली है ईंटों की, मतलब ऐसे 10 अलग अलग लेयर लगेंगी डेफिनेटली, क्योंकि इसमें ना तो कंक्रीट का इस्तेमाल होना है ना मोटर का, सिर्फ सूखी ईंटों का लेयर लगाना है। तो साइड और एज सॉलिंग से हमें नंबर ऑफ लेयर की इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसी कितनी लेयर आएंगी, और टॉप सॉलिंग को स्टडी कर कर हम एक लेयर में कितनी ब्रिक्स लगने वाली है निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो है x, और जो हमारी लेयर यहां से आ रही है वो है y, तो क्या अगर हम x और y का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितनी ब्रिक्स लगने वाली हैं, टोटल ब्रिक्स इन सॉलिंग वर्क, क्या वो निकल के नहीं आ जाएगा? डेफिनेटली वो निकल के आ जाएगा। इसीलिए टॉप सॉलिंग और साइड सॉलिंग की स्टडी की जाती है। यानी जब हम सॉलिंग वर्क करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जो जितना चीजें हमने अभी पढ़ी हैं उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिंग वर्क का मतलब क्या? सॉलिंग वर्क का मतलब है सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन वर्क के नीचे सूखी ईंटों का लेयर लगाना विदाउट द यूज ऑफ कंक्रीट एंड मोर्टार। ये वर्क तभी किया जाएगा जब फाउंडेशन के नीचे जो मिट्टी है वो कमजोर है या वीक है, तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मतलब ये हर प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन में नहीं लिया जाएगा, जहां पर जिस साइट पर मिट्टी कमजोर है वहीं पर इसे कंसीडर करेंगे। यहां पर टॉप सॉलिंग हमें ये बताएगा कि एक लेयर में कितनी ब्रिक्स आने वाली, साइड और एज सॉलिंग हमें ये बताएगा कि कितनी लेयर्स वहां पे लगने वाली, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोनों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम पूरे सॉलिंग वर्क में कितनी ब्रिक्स लगने वाली है इसको हम मेजर कर सकते हैं। और अभी हमने पूरे जो डायमेंशन ली उसमें मान के चले थे समझने के लिए कि पूरे में ही हमें ईंट लगानी है, ब्रिक लगानी है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। दूसरी चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमें अल्टीमेटली सॉलिंग वर्क में ब्रिक्स ही लगानी है। ब्रिक्स को हम नंबर में मेजर करते हैं, तो सॉलिंग वर्क को फिर नंबर में मेजर करना चाहिए, पर नहीं करते। क्यों? सॉलिंग वर्क के लिए ब्रिक्स का नंबर निकालने के लिए आपको अल्टीमेटली पहले तो x निकालना पड़ेगा, और x तभी निकल के आ पाएगा जब पहले आप मेजरमेंट किसका करेंगे? एरिया का। इसलिए सॉलिंग वर्क को स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर किया जाता है। तो पहले जब भी सॉलिंग वर्क करना होगा, आपको नंबर ऑफ निकालना है, तो वो यूं निकल जाएगा, जैसे आप पहले टॉप सॉलिंग का एरिया निकाल लो और आप साइड सॉलिंग का एरिया निकाल लो, उससे आपका नंबर अपने आप हो जाएगा बाद में कैलकुलेट। तो वो हम करेंगे रिट एनालिसिस में। अभी हमें यहां पर ब्रिक्स निकालनी नहीं है, हमें सॉलिंग वर्क में ब्रिक लगानी है।
पर ब्रिक कितनी लगेगी वो तो हम हमारा जो अगले के बाद अगला जो चैप्टर है रेट एनालिसिस वहां पे निकालेंगे। ब्रिक इज मटेरियल। अभी यहाँ पर हम मेजरमेंट मटेरियल नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ मेजरमेंट समझ रहे हैं, मेजरमेंट करना सीख रहे हैं, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं वर्क की। तो सॉलिंग वर्क जो है वो एक सरफेस वर्क है, सरफेस से रिलेटेड है, इसलिए इसको एरिया में मेजर करेंगे। तो सॉलिंग वर्क के में कितनी ईंटें लगेंगी वो हम निकालेंगे रेट एनालिसिस में कि ब्रिक कितने लगने वाली है। पर सॉलिंग वर्क कितना करना है वो तो एरिया पे होगा ना, कितने एरिया में ऐसी ब्रिक लगानी है, इसलिए सॉलिंग वर्क को हम स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे। सभी को उतना क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अभी हमने हमारे दो वर्क डिस्कस करे, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, अर्थवर्क इन फाउंडेशन, एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस करा सॉलिंग वर्क। अब हमारा अगला जो वर्क है वो है सीमेंट कॉन्क्रीट फाउंडेशन।